आवेश के क्वांटीकरण, आवेश के संरक्षण नियम पर और क्वार्क के बारे में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि जितने भी मूल कण हैं, इन कणों को बनाने में जो कण की अन्य कणों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्वार्क कहते हैं। आज हम लोग क्वांटीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, यानी कि आज का टॉपिक स्पेशली न्यूमेरिकल पर है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो फिर आपको क्वांटीकरण से संबंधित किसी भी आंतरिक प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आइए, आंतरिक प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कुछ फार्मूले जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी कि सर सबसे पहला हमारा जो फार्मूला है उसका मतलब है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। मैंने बताया था कि ऊर्जा के संरक्षण नियम में ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो Q बराबर प्लस माइनस N, प्लस माइनस NE, जहां N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आप कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर रहे हैं और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आप स्थानांतरण कर रहे हैं उसका चार्ज कितना है। जहां E बराबर होता था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्लस माइनस का मतलब होता था, प्लस का मतलब होता था धनावेशित, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाता था, जबकि माइनस का मतलब होता था ऋणावेशित, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दिखाता था। मैंने आपको पिछले वीडियो में से बताया था कि पॉजिटिवली का मतलब क्या होता है और नेगेटिवली का मतलब क्या होता है। यानी कि किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसका मतलब उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसको हम लोग धनावेशित कहते हैं। और किसी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उसको हम लोग ऋणावेशित कहते हैं। आइए दूसरा फार्मूला देखते हैं। इसका दूसरा फार्मूला जो है वो आपको बताएगा कि नाभिक पर उपस्थित आवेश, यानी कि जो आपने एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो यानी कि नाभिक पर आवेश, जब भी आपसे नाभिक की बात करेगा, नाभिक पर आवेश, तो याद रखिएगा इस स्थिति में Q बराबर Z × E होगा, क्योंकि Z परमाणु क्रमांक होता है। नाभिक डिपेंड करता है एनी एलिमेंट यानी किसी भी तत्व पर, और हमें तत्व का क्या पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक, क्योंकि आपको पता है Q बराबर N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, जिसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। हमारा तीसरा फार्मूला है एडिटिव ऑफ चार्ज, यानी कि ऊर्जा का योग, ऊर्जा या आवेश का योग क्या होता है। आवेश का योग, यहां पर हम लोग आवेश की बात करेंगे। तो आवेश का योग का मतलब है कि अगर एक से ज्यादा आवेश हो, जैसे मान लिया पहला आवेश Q1, दूसरा प्लस Q2, तीसरा माइनस Q3, चौथा माइनस Q4, ऐसे हम Qn तक बात करते हैं, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, कैपिटल Q स्मॉल q बराबर, चाहे कैपिटल Q चाहे स्मॉल q एज जो लिखना चाहे आप, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, डिपेंड करेगा आपके साइन पर और Qn तक। हो सकता है इसके बाद पॉजिटिव हो सकता है इसके बाद नेगेटिव हो, या यहाँ पर भी हो सकता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ये हमारा फार्मूला होगा, यहाँ से हम टोटल आवेश निकाल सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है कि आवेश जो है यानी कि चार्ज किसी भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि चार्ज जो है वो आपके वेग पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि आवेश आपके वेग पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि इस पर ये निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी अगर आपका चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है,
चाहे उस पार्टिकल का वेग कितना भी हो, कम हो चाहे ज्यादा हो, उस पार्टिकल का जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
हूं कि मैंने बताया था कि मूल आवेश क्या होता है, यानी कि मूल आवेश किसे कहते हैं। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे न्यूनतम जो हमारा पार्टिकल है, यानी कि न्यूनतम जो हमारा कण है या पार्टिकल है या जो भी आपका यहाँ पर सिस्टम है, वो आपका इलेक्ट्रॉन है। दुनिया का सबसे छोटा यानी कि दुनिया की सबसे न्यूनतम इकाई है वो इलेक्ट्रॉन है, और सबसे न्यूनतम इकाई को हम लोग मूल इकाई कहते हैं। इसके आवेश को हम लोग मूल आवेश कहते हैं और इस प्रकार के कण को हम लोग मूल कण कहते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखिएगा। आपको पता है E बराबर यानी कि 1.6 × 10⁻⁻⁹ गुना जो इसका वैल्यू होता है, इस वैल्यू को सन 1909 में साइंटिस्ट मिल्कॉन ने बताया था। यानी कि इस वैल्यू के बारे में सन 1909 में मिल्कन नामक साइंटिस्ट ने खोज की थी। ये आपके वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। ओके, तो ये फार्मूला आपके सामने लिखे हुए हैं, इन पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे। एक फार्मूला और हमारे पास है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर चलते हैं। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आपसे कभी कभी ये पूछता है कि स्थानांतरित द्रव्यमान कितना होता है। कभी कभी न्यूमेरिकल में यह पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिशन मास कितना होता है, यानी कि आप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यानी कि किसी को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के देने से उसके मास में कितना स्थानांतरण आ रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आपका जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 × 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। मुझे यहाँ पर ये बताना है कि ऐसे ही मैं अगर आपके सामने टोटल मास की बात करूं कैपिटल M, तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। मास का स्थानांतरण डिपेंड करता है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मास, यानी कि टोटल मास। ओके, तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कभी कभी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछता है तो अपन नेचर की बात करता है। तो आप याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी बता रहा है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता बता रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एक धातु के गोले पर 2 × 10⁻⁹ गुलाम ऋणावेश उपस्थित है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक धातु के गोले पर 2 × 10⁻⁹ गुलाम ऋणावेश उपस्थित है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कम है। आपसे बता रहा है कोई गोला लिया गया है धातु का, और इस गोले में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है, और इन नेगेटिव का जो मास इलेक्ट्रॉन का, यानी कि जो मास आपको बता रहा है Q बराबर वो है 2 × 10⁻⁹ गुलाम। आपको बताना है कि सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम। ये भी आपको बताना है कि अधिकतम है या इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आप ध्यान रखिएगा, बात आपसे नेगेटिविटी की कह रहा है, यानी कि इतना चार्ज नेगेटिव है, और जहां चार्ज नेगेटिव है वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, मैक्सिमम। तो हम फार्मूला उठा लेंगे। हमारा फार्मूला है
Q बराबर n इंटू ई। तो आपका हो जाएगा n बराबर Q अपॉन E। तो Q का मतलब 2 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 9, E 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 90। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 upon 4 इंटू 10 दी पावर माइनस 9, माइनस का 19 ऊपर भेजेंगे प्लस का 19। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बन जा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 4 2 जा 8, 2 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20 इंटू 10 दी पावर 10, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे 1.25 मल्टीपल 10 दी पावर 10, इतने आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो अपनी स्थिति कैसे दर्शाएंगे, अधिकतम। अधिकतम क्यों दर्शाएंगे, क्योंकि गोले पर जो आवेश है वो नेगेटिव है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि गोले पर 2 × 10⁻⁹ कूलम्ब ऋणावेश है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो इससे पहले मैंने आपको नीचे बता दिया था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धातु के एक टुकड़े पर 1 नैनो कूलम्ब आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। क्वेश्चन फिर ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि धातु का टुकड़ा लिया गया है, उस धातु के टुकड़े पर 1 नैनो कूलम्ब आवेश यानी कि Q बराबर जो है वो 1 नैनो कूलम्ब है। आपको पता है 1 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलम्ब। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर इतना आवेश स्थापित करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने पड़ेंगे, यानी कि हमें क्या निकालना है, n क्वेश्चन मार्क नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। और दूसरी बात है, आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहे हैं तो धातु के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कमी होगी तो आवेश कैसा होगा, धनावेशित होगा। फार्मूला लगा लेंगे, Q बराबर n इंटू E, यानी कि n बराबर Q अपॉन E। तो n इक्वल टू Q का मतलब कितना हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 10 दी पावर माइनस 9 कूलम्ब। तो 1 इंटू 10 दी पावर माइनस 9 कूलम्ब, 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 19 कूलम्ब। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 2 टाइम्स कटेगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 5 अपॉन 8 मल्टीपल लगाएंगे, -9 माइनस का 19 ऊपर जाएगा प्लस का 19, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0.8 से 550 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, 8 6 जा 48, 6 टाइम कटेगा, 8 6 जा 48, यानी कि अगर हिंदी में बताएं तो 8 6 48, 2 बचेगा आपका, तो 0 बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 बचे 40। कैलकुलेशन है, लैंग्वेज है, चाहे हिंदी बोलिए चाहे इंग्लिश बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। मल्टीपल 10 दी पावर 10। आपको बात में बता दूं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर, डेसिमल का रूल बता दूं। डेसिमल का रूल है, डेसिमल ऑलवेज एक संख्या के बाद लगता है, यानी कि इसका यूज हमेशा आफ्टर 1 डिजिट किया जाता है, आफ्टर 1 डिजिट, यानी कि कोई भी संख्या हो एक संख्या के बाद ही लगाया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आगे से पीछे की तरफ चलते हैं, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, फिर से सुन लीजिएगा, अगर आप आगे से पीछे की तरफ चलते हैं तो जो पावर होगा वो हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि अगर मैं किसी भी डिजिट में आगे से पीछे की तरफ चलता हूं तो पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि घात में हमेशा हम किसका इस्तेमाल करेंगे, घटाने का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरे पास डिजिट है 0.0123, तो यानी कि 2 स्टेप आगे जाना है, तो 1.23 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, आपने लिखा था यहाँ पर 10 की पावर कितना था 0,
तो यहाँ पर 0 2 स्टेप आगे गए तो पावर क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो 1.23 इंटू 10 दी पावर -2। तो पावर हमेशा पावर ऑफ किसका दिया जाएगा 10 का पावर दिया जाएगा। तीसरा रूल ये है कि अगर हम बैकवर्ड तो फॉरवर्ड आते हैं, पीछे से आगे की तरफ, तो जो पावर ऑफ 10 है वो हमेशा ऐड की जाएगी, यानी कि उसको हमेशा क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा। हाँ, जोड़ने का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़ी छोटी बात है, कक्षा 10-11 में सब बताया जाता है। जहां भी आप पढ़ते होंगे तो आपके शिक्षक ने बताया होगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। हम लोग डेसिमल हमेशा एक संख्या के बाद लगाते हैं, ये रूल होता है। एक संख्या को सही स्थिति में लाने और संख्या को दिखाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। वैसे आप लगा कर भी लें जहां भी आपका आंसर ठीक हो। रूल के हिसाब से बात करूं तो अगर मैं आगे से पीछे जा रहा हूं तो पावर ऑफ 10 जो होता है वो हमेशा सेपरेट को फॉलो करता है, और अगर मैं पीछे से आगे आ रहा हूं तो हमेशा ऐड को फॉलो करता है। अब तरीका दिमाग में कि अगर आप आगे से पीछे जा रहे हैं तो घटते क्रम में जा रहे हैं ना, आगे से पीछे बैक में जा रहे हैं, और पीछे से आगे आ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो पावर हमेशा एडिंग में है। तो आपको पता है यहाँ पर एक डिजिट पढ़ेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9। ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पॉजिटिव है, इतने इलेक्ट्रॉन जाओगे स्थानांतरित हो जाएंगे। जब इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो धातु के टुकड़े पर क्या होगी कमी, धातु के टुकड़े पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी हो जाएगी। तभी तो आवेश कैसा दिया गया है धनात्मक। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाएंगे, तो धातु के टुकड़े पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी पिंड में 1 सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित हो जाते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर आपको क्वेश्चन रिपीट किए दे रहा हूं। यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित हो जाते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तब आपको ध्यान रखना है, आपसे कह रहे हैं कि 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो 1 सेकंड में हमें आवेश निकालना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, ये स्थानांतरित हो जाते हैं पहले ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, 1 से 2 में। 1 सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो हमें यह दिखाना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में आवेश कितना है। यानी कि 1 सेकेंड में आवेश, हम यहां से आवेश निकालेंगे तो Q बराबर, फार्मूला क्या होता था n × E, जबकि n का मान कितना पता है 10 की पावर 9, तो Q बराबर हो जाएगा 10 की पावर 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, यानी कि Q बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -10 कूलाम। हमें ये पता चल गया कि 1 सेकेंड में कितने आवेश का स्थानांतरण होता है। यानी कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में स्थानांतरित कर रहे हैं तो 1 सेकंड में हमने कितना आवेश दिया 1.6 गुणे 10 की पावर -10 कूलाम हमने कितना आवेश दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कूलाम में आवेश या 1 कूलाम आवेश का स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। यानी कि मैं अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को ध्यान से समझूं तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम आवेश
स्थानांतरण में लगा समय, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यानी कि 1.6 गुणे -10 कूलाम आवेश स्थानांतरण में लगा समय कितना, 1 सेकेंड। तो पूछ रहा है 1 कूलाम आवेश में लगा समय हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 की घात -10 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन समझे? यहां से पॉइंट हटा देंगे, 0 उठा देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए सर, मैंने बताया था डिवाइड का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश, लेकिन आपको भाग करना आना चाहिए। आपने यहां से पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया, तो ये देखिए सर 2 बार कटेगा, 2 × 16, 2 × 10, 8 को 5 से भाग करेंगे तो 0.8 × 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 × 5 40, ऊपर जाएगा 10 की पावर -10 प्लस 10, इतना सेकंड। यानी कि 1 कूलाम आवेश का स्थानांतरण करने में लगा समय जो हमें टी मिलेगा वो 6.25 × 10⁹ सेकंड। ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो मैं आपको फिर एक बार समझा दूं कि 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं एक पिंड से दूसरे पिंड में। तो 1 सेकंड में हमें आवेश निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 सेकंड में अगर इतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आवेश Q बराबर सूत्र n×e, n बराबर 10 की पावर 9, e बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुना। हमें 1 सेकंड में आवेश पता चल गया। अगर इतने आवेश 1 सेकंड में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि 1.6 गुणे 10 की घात -10 कूलाम आवेश स्थानांतरण में लगा समय 1 सेकंड है, तो 1 कूलाम आवेश में लगा समय 1 सेकंड में, तो आपका 1.6 गुणे 10 की घात -10 को हम 1 सेकंड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहां से जो मान पता चलेगा वो हमें सेकंड में मिलेगा, यानी कि 1 कूलाम का स्थानांतरण में समय लगता है 6.25 गुणे 10 की पावर 9 सेकंड। अगर आपसे कहता है कि आपको ये वर्ष में निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे? आपको पता है सर 1 वर्ष का मतलब कितना सेकंड? 1 वर्ष में कितने दिन? 365। 1 दिन में कितने घंटे? 24। 1 घंटे में कितने मिनट? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। यानी कि सर 1 वर्ष में कितने सेकंड लेंगे? आपके सामने लिखा 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सिस्टम है, अगर 1 सेकंड की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 365 गुणे 24 गुणे 60 और गुणे 60, यानी कि वर्ष हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 6.25 × 10⁹, इसको डिवाइड कर देंगे। 365 × 24 × 60 × 60, ये आपका आंसर किसमें आएगा? बस उम्मीद करते हैं आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ये कोई मायने नहीं रखता है कि वहां आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन सेकंड की बात कर रहा था तो आंसर सेकंड में ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं और भी ज्यादा अच्छा दिखाना तो आप सेकंड को वर्ष में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका सेकंड का ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे। क्वेश्चन आपका है कि 1 कप जल में कितने धन और कितने ऋण आयन होते हैं। यानी कि आपके सामने 1 कप लिया गया है और इस कप में क्या भर दिया गया है? वाटर, जल लिया गया है। ये आपका वाटर है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको 2 प्रकार का फंडा समझना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में बता दूं कि सर जो हमारा वाटर लिया गया है, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं H2O जल की बात कर रहे हैं, ये जल के बारे में हम बात करेंगे। तो इस जल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं आपको मैं बता दूं। एक शब्द आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, एवोगैड्रो नंबर्स। देखिए, जैसे आपको पता है कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं,
यानी कि 1 दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं। अब आपसे किसी प्रकार की बात की जाए, आपसे कहा जाए कि 1 दर्जन पेन में कितने, 1 दर्जन पेन में कितने पेन होंगे, तो आप बताएंगे 12 पेन। आपसे कहा जाए 1 दर्जन कापियों में संख्या, आप बताएंगे 12 कापी। आपसे कहा जाए 1 दर्जन रबड़ इरेजर, तो आप बताएंगे सर 12 इरेजर। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि 1 मोल का जो मतलब होता है वो आपका 1 एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6.0223 into 10⁻23 के बराबर होता है। आपको पता है मोल का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। जिस प्रकार से हमको पता है लेंथ का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, समय टाइम का मात्रक सेकेंड, उसी प्रकार से जो पदार्थ की मात्रा होती है यानी कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग मोल कहते हैं। पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट होता है उसको हम लोग मोल कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मोल में 1 मोल एटम, 1 मोल एटम की बात कर लेगा तो आप बताएंगे 6.0223 into 10⁻23 एटम्स, यानी कि 1 मोल एटम कितने एटम्स से मिलकर बना होगा। अगर आपसे कह दिया जाए 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो 6.0223 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आपके। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपसे कह दिया जाएगा, मैं यहाँ पर जल की बात करूं H2O, तो आपको पता है जल में इसका मोलर मास कितना होता है, यानी कि 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 यानी कि यहाँ पर मात्रा कितनी होती है 18 ग्राम। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स में 6.0223 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 18 ग्राम मोल में, तो आपका 18 ग्राम जब मोल की बात करेंगे तो सर वहां पर भी 6.0223 into 23 आपके ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एवोगाड्रो का मतलब आप समझ गए। एवोगाड्रो का मतलब होता है 1 मोल, यानी कि आप जो आपने पदार्थ लिया है उस पदार्थ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने। जैसे मैं आपसे कहूं ये मार्कर है, इसमें कितना मोल है, तो आप क्या बताएंगे 1 एवोगाड्रो, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो 6.0223 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर है। अगर मैं आपसे कह दूं कि इस एक एटम है तो इस एटम में कितने मोल है, तो आप बताएंगे 6.0223 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 1 मोल का मतलब 6.0223 into 10⁻23। अगर 1 मोल एटम की बात करेगा तो इतने एटम से मिलकर बना। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात करेगा तो इतने मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना। 1 ग्राम 18 ग्राम के 1 ग्राम की बात करेगा, अगर आपसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल की बात करता है तो इतने ग्राम आपके मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 कप है और उस कप में कितने धन और कितने ऋण आए हैं। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 कप में कितने, 1 कप जल में कितने धन और कितने ऋण आयन हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है यहाँ जल की बात हो रहा है तो H2O में मोलर्स की बात करें कितने मोल इसका द्रव्यमान होगा। अगर इसके भार की बात करें, मास की बात करें तो ये आपके सामने आ जाएगा 1 × 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम। और अगर इसमें नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन की बात करें तो वो डिपेंड करेगा 2 × 1 + 8 यानी कि 10। इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो आपको पता है जल की बात कर रहे हैं तो जल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, उसका भार कितना होता है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम, बिल्कुल ध्यान से सुनना, हम क्या बता रहे हैं कि 18 ग्राम जल में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी 6.0223 या 23, जैसा आपका क्वेश्चन कह रहा है 10⁻23 इतना। यानी कि 18 ग्राम जल में
जो परमाणुओं की संख्या है वो 6.0223, कहीं पर लिखा होता है 6.0223, कहीं पर 6.023, कहीं पर 6.02। जैसा आपका क्वेश्चन कहेगा आप जितना आसानी से सॉल्व कर लें, आप चाहे तो यहाँ पर 6.02 छोड़ दें, बाकी मल्टीपल 10⁻23 कर लें, तो आपके कैलकुलेशन पर है, गलत नहीं होगा। तो 18 ग्राम जल में परमाणु की संख्या 6.02 यानी कि 6.02 × 10⁻23 इतने परमाणुओं से मिलकर बना है। तो हम 1 ग्राम में निकालेंगे, तो 0.02 बटा 18 × 10⁻, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है, गलत नहीं होना चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन कह रहा है, अब एक कप की बात कर रहा है तो उसमें क्वांटिटी तो दी नहीं है, तो हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कप में जल की क्वांटिटी 250 ग्राम है, ये हमने माना है। आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक कप जल में कितने धन और कितने ऋण आयन है, तो क्वांटिटी की बात नहीं करता है, तो आप कुछ भी मान सकते हो। आप 100 ग्राम मान सकते हो, आप 50 ग्राम मान सकते हो, आप 250 ग्राम मान सकते हो, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन जब पेपर में दिया जाता है तो क्वांटिटी दे दी जाती है। हालांकि यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी बिल्कुल नहीं मानेंगे, सॉरी यहाँ पर क्वांटिटी कुछ भी मान लेंगे, कुछ भी क्वांटिटी मान लेंगे। तो 18 ग्राम जल में परमाणु की संख्या यानी कि 1 मोल में परमाणु की संख्या 1 अवोगाड्रो नंबर। और आपको पता जल में कितने मोल होते हैं 18 ग्राम, यानी कि जल में जो मोल अणुओं की संख्या होती है वो उसके अनुभार पर डिपेंड करती है। जल का अनुभार कितना होता है 18 ग्राम, तो 250 ग्राम में जल में परमाणु की संख्या निकालेंगे तो 6.02 बटा 18 × 10⁻23 और मल्टीपल करेंगे कितना 250। बिल्कुल ध्यान से देखना, आपने देखा कि हमें यहाँ पर पता चल गया कि 250 ग्राम जो हमने क्वांटिटी ली थी उसमें परमाणु की संख्या कितनी है, यानी कि इतने परमाणु हैं। अगर हम 250 ग्राम की बात करेंगे तो वहां पर हमें इतने परमाणु की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें परमाणु की संख्या पता चल गई है तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तभी तो हमको पता चलेगा, फिर हम आवेश निकाल लेंगे। यानी कि हमें यहाँ पर परमाणु की संख्या इतनी पता चल गई। अगर परमाणुओं की संख्या इतनी है तो फिर हमें अब ये देखना है कि इतने परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि आपको पता है H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितने होते हैं 10, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे आप इसकी मात्रा Q बराबर आपने देखा N × E, यही तो आपका फार्मूला होता था Q बराबर N × E। अब आपको देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेंगे N, यानी कि यह आपको पता चल गया था नंबर ऑफ परमाणुओं की संख्या टोटल कितनी थी। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स N डेज यहाँ पर आपको पता था, और Q बराबर N × E निकालना है। यानी कि अगर मैं N की यहाँ पर बात करता तो N डेज इंटू कितना 10, यानी कि H2O में कितने इलेक्ट्रॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि N डेज कितना पता चला था 6.02/18 × 10⁻23 × 250, यानी कि 250 ग्राम में कितने एटम्स हैं। और जल में हमारे इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो इतने एटम्स में यानी कि 250 ग्राम एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो N बराबर नंबर ऑफ एटम्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 18 ग्राम की बात करते तो 18 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे 10, तो 250 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटम्स N डेज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके सामने N डेज इनटू 10 इनटू 3, तो ये आपके सामने हो जाएगा 6.02/18 into 10⁻23 into 250 into 10 into 1.6 into 10⁻−19, ये आपका क्वालिटी हो जाएगा। आगे से Q बराबर इसको हम लोग प्लस माइनस बोल देंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा +/(-1.34 into 10⁻7 ग्राम, यानी कि प्लस माइनस का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होंगे उतने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे।
तो आपने देखा कि आवेश q बराबर +-7.34 × 10⁻⁷ कूलम, यानी कि जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, प्लस माइनस दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमारा जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे q बराबर +-1.34 × 10⁻⁷ कूलम, इतने ही पॉजिटिव और इतने ही नेगेटिव होंगे। तो सर आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके शेष न्यूमेरिकल अगले वीडियो में मैं फिर लेकर आऊंगा। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने सुझाव देते रहिए ताकि हम आपको और भी ज्यादा अच्छे वीडियो दे सकें। और एक बात का ध्यान रखें, मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन नहीं किया है, आप इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन करेंगे अपने आप, किसी भी कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं। अगर आप कैलकुलेटर उठाकर कैलकुलेशन करते हो तो फिर फिजिक्स आपका वहीं से खत्म। फिजिक्स की जो शुरुआत है वो मैथमेटिक्स है, जितना अच्छा आंकड़ा आप कैलकुलेशन में करेंगे आपका फिजिक्स उतना बेटर होगा। तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे इसका कैलकुलेशन नहीं किया है, बल्कि मैंने बुक के मीडियम से इसका आंसर लिखा है। तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे और कमेंट में लिखकर मुझे बताएंगे क्या ये आंसर सही है या ये आंसर गलत है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो बस आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी माननी पड़ेगी या कुछ ना कुछ क्वांटिटी दी जाएगी। तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, 18 ग्राम जल में परमाणु की संख्या 6.02 × 10⁻23, तो 1 ग्राम में निकालेंगे। फिर जो क्वांटिटी दी जाएगी इतने नंबर आपका टेस्ट पता चल गया एनडेस। आपको पता है 18 ग्राम जल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10, तो फिर इतने एटम्स हैं जो 250 ग्राम है, तो एनडेस × 10 से गुणा कर देंगे। आवेश का मान निकालना है q बराबर ±n, पहले पुट करेंगे, ओके ठीक है। तो फिर आप इसका रिवाइज करेंगे और मुझे कैलकुलेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।